दोस्तों, जब भी हम न्यूज खोलते हैं या यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, एक चीज बार बार दिखती है। चाइना की पावर। कभी ताइवान को वार्निंग, कभी साउथ चाइना सी में टेंशन और कभी इंडिया के साथ बॉर्डर पर हलचल। ऊपर से उनकी मिलिट्री की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर लगता है कि भाई ये तो किसी भी दिन गेम ऑन बोल देगा। लेकिन असली ट्विस्ट यही है। इतनी ताकत होने के बावजूद चाइना पिछले 40 से 45 साल से कोई बड़ा वॉर नहीं लड़ता रहा। अब सवाल उठता है, क्यों? क्या ड्रैगन अंदर से थोड़ा संभल के खेलने वाला है? देखो, पहली नजर में तो सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी, करोड़ों का डिफेंस बजट और नेवी इतनी बड़ी कि पानी में पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन असली कहानी सिर्फ नंबर से नहीं समझ आती। नंबर तो वैसे भी हम इंडिया वाले बोर्ड एग्जाम में भी बढ़ा लेते हैं। असली गेम होता है रियल लाइफ में। अब सोचो, अगर कोई देश इतना पावरफुल है तो उसे बार बार वार्निंग देने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम हमला कर देंगे, हम कर देंगे। भाई करना है तो कर दो, इतना ट्रेलर क्यों दिखा रहे हो? यही वो पॉइंट है जहां से असली एनालिसिस शुरू होता है। असल में चाइना का अप्रोच थोड़ा अलग है। वो सीधा लड़ाई कम और दिमाग से गेम ज्यादा खेलता है। मतलब सामने वाले को इतना प्रेशर दे दो कि वो खुद ही घबरा जाए। लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं है, इसके पीछे बहुत सीरियस स्ट्रेटजी है। मान लो ताइवान पर अटैक करना, ये कोई पबजी मैच नहीं है कि लैंड करो और फाइट शुरू। ये एक ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें लाखों सैनिक, भारी हथियार और बहुत कॉम्प्लेक्स प्लानिंग लगेगी। हिस्ट्री में ऐसे ऑपरेशन सबसे मुश्किल माने जाते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात आती है। इतनी तैयारी के बावजूद चाइना अभी तक रियल बैटल में उतरा ही नहीं है। उसका आखिरी बड़ा वॉर 1979 में वियतनाम के साथ था। मतलब आज के ज्यादातर सोल्जर्स ने असली युद्ध देखा ही नहीं है। और भाई, सिर्फ गेम खेलकर कोई पबजी चैंपियन नहीं बन जाता, असली मैदान में उतरना पड़ता है। तो अब सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो रही है। ऊपर से सब कुछ सुपर पावर जैसा दिखता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाइना को रोकते हैं। और यही वो जगह है जहां कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आगे जो कारण आने वाले हैं वो सिर्फ मिलिट्री नहीं, बल्कि सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। और यकीन मानो, ये इतने डीप हैं कि पूरा गेम ही बदल देते हैं। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, डेमोग्राफी, यानी आबादी का स्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे होंगे, भाई आबादी का वॉर से क्या लेना देना? अरे बहुत बड़ा लेना देना है, इतना बड़ा कि पूरा गेम ही पलट देता है। देखो, 1979 से लेकर 2015 तक चाइना में एक पॉलिसी चली, वन चाइल्ड पॉलिसी। नाम सुनकर तो सिंपल लगता है, एक परिवार, एक बच्चा। लेकिन इसका असर क्या हुआ? आज चाइना में एक बहुत अजीब सा फैमिली स्ट्रक्चर बन गया है। 4-2-1 मॉडल। मतलब एक बच्चा, उसके 2 माता पिता और 4 दादा दादी / नाना नानी। अब जरा सोचो, वो एक अकेला बच्चा सिर्फ अपना नहीं, पूरे 6 लोगों का सपोर्ट सिस्टम है। अब इसे वॉर के कॉन्टेक्स्ट में डालो। अगर वही बच्चा आर्मी में जाता है और कुछ हो गया तो बस वहीं पर पूरा सिस्टम हिल जाता है। क्योंकि इंडिया या बाकी देशों की तरह ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं, दूसरा बेटा है। नहीं भाई, यहां तो एक ही पीस है, लिमिटेड एडिशन। यही वजह है कि चाइना के लिए वो सिर्फ मिलिट्री रिस्क नहीं है, ये एक सोशल और इमोशनल टाइम बम है। मान लो ताइवान पर अटैक होता है और हजारों सोल्जर्स की जान जाती है। इसका मतलब सिर्फ हजारों मौतें नहीं है, इसका मतलब है हजारों फैमिलीज का पूरा फ्यूचर खत्म। और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है, कैजुअलिटी टॉलरेंस, यानी कोई देश कितनी हानि सह सकता है बिना टूटे। इंडिया में देखो, कई फैमिलीज में 2 से 3 बच्चे होते हैं और मिलिट्री सर्विस एक परंपरा जैसी होती है। अमेरिका में भी अलग सिस्टम है, वॉलंटियर फोर्स, अलग डेमोग्राफी। लेकिन चाइना, यहां हर सोल्जर के पीछे पूरा खानदान खड़ा है और वही एक उम्मीद भी है। अब सोचो, अगर अचानक बहुत बड़ी संख्या में कैजुअलिटी होती है तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर गुस्सा, लोगों में डर, सरकार के खिलाफ नाराजगी और धीरे धीरे सिस्टम हिल सकता है। और भाई, कोई भी सरकार, खासकर एक सख्त कंट्रोल वाली, ये रिस्क नहीं लेना चाहती। मतलब साफ है, चाइना के लिए वॉर सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, ये अंदर से अपनी ही जनता के खिलाफ रिस्क बन सकता है। अब यहां थोड़ा मजेदार एंगल भी समझ लो। अगर इंडिया में कोई लड़का बोले मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं, तो घर वाले कहते हैं शाबाश बेटा। लेकिन चाइना में शायद फैमिली बोले
भाई तू ही तो हमारा वाईफाई, एटीएम और ओल्ड एज पेंशन है। तू गया तो हम सब लॉग आउट हो जाएंगे। यही वजह है कि चाइना की लीडरशिप बहुत सोच समझकर कदम उठाती है, क्योंकि एक गलत डिसीजन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, पूरे देश के अंदर झटका दे सकता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा चाइना क्यों बार बार वार्निंग देता है, लेकिन असली वॉर से बचता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला फैक्टर तो और भी खतरनाक है, इकोनॉमी। देखो, चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन है। मतलब हर चीज मेड इन चाइना क्यों दिखती है? क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड पर टिकी हुई है। अब सोचो, अगर चाइना वॉर शुरू करता है, खासकर ताइवान जैसे सेंसिटिव एरिया में, तो क्या होगा? सबसे पहले सैंक्शंस, प्रतिबंध लगेंगे। और ये कोई छोटा मोटा नहीं, फुल पावर वाला इकोनॉमिक लॉकडाउन। अब यहां असली गेम शुरू होता है। चाइना की फैक्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स, सप्लाई चेन, सब कुछ इंटरनेशनल नेटवर्क पर डिपेंड करता है। अगर वो नेटवर्क टूट गया तो चाइना की इकोनॉमी लिटरली हैंग हो सकती है। जैसे आपके फोन में नेट चला जाए तो इंस्टाग्राम भी नहीं चलता, वैसे ही चाइना का इकोनॉमिक इंटरनेट बंद हुआ तो पूरा सिस्टम स्लो नहीं, क्रैश हो सकता है। अब आते हैं सबसे खतरनाक पॉइंट पर, मलक्का डिलेमा। ये थोड़ा टेक्निकल लगेगा, लेकिन मैं आसान कर देता हूं। चाइना का लगभग 70 से 80% ऑयल और बहुत सारा ट्रेड एक बहुत छोटे से रास्ते से गुजरता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब अगर वॉर हुआ तो इस रास्ते को ब्लॉक करना दुश्मनों के लिए बहुत आसान हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ना ऑयल आएगा, ना सामान जाएगा। मतलब फैक्ट्रियां बंद, जॉब्स खत्म, महंगाई आसमान पर, सीधा सीधा इकोनॉमिक ब्रेकडाउन। अब सोचो, एक देश जो अपनी जनता को यही कहता है कि तुम राजनीति में दखल मत दो, हम तुम्हें अच्छी लाइफ देंगे, अगर वही लाइफ अचानक गायब हो जाए तो लोग क्या करेंगे? भाई, अब तो हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। यही वो अनकहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। लोग सरकार को चैलेंज नहीं करते और बदले में सरकार उन्हें ग्रोथ और जॉब्स देती है। लेकिन वॉर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। और भाई, अगर करोड़ों लोग एक साथ नाराज हो गए तो असली खतरा बॉर्डर पर नहीं, घर के अंदर पैदा होगा। इसलिए चाइना की लीडरशिप बहुत अच्छे से समझती है, वॉर सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं होगा, बल्कि वो उनके अपने सिस्टम को भी हिला सकता है। अब थोड़ा मजेदार एंगल, चाइना की हालत कुछ ऐसी है जैसे कोई लड़का जिम में बहुत बॉडी बना ले, लेकिन बोले भाई लड़ाई नहीं करूंगा, कहीं मेरी डाइट प्लान खराब ना हो जाए। तो हाँ, बाहर से ताकत दिखती है, लेकिन अंदर से सब कुछ बहुत कैलकुलेटेड है। यही कारण है कि चाइना ज्यादातर क्या करता है, डायरेक्ट वॉर नहीं, बल्कि प्रेशर, डर और इकोनॉमिक गेम खेलता है। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला कारण और भी दिलचस्प है, रियल वॉर एक्सपीरियंस की कमी। मतलब इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद क्या चाइना असल में लड़ना जानता भी है या नहीं? अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ऊपर से तो सब कुछ टॉप क्लास दिखता है। 5th जनरेशन फाइटर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एडवांस नेवी, मतलब टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है, चाइना ने पिछले 45 सालों में कोई बड़ा वॉर लड़ा ही नहीं है। जी हां, आखिरी बार 1979 में वियतनाम के साथ लड़ाई हुई थी, और वो भी कुछ खास सफल नहीं रही। मॉडर्न वॉर सिर्फ हथियारों का गेम नहीं है, यह है कोऑर्डिनेशन, रियल टाइम डिसीजन, ग्राउंड पर प्रेशर हैंडल करना। और ये सब सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आता, कि आता है असली लड़ाई से। अब चाइना की आर्मी के अंदर इस प्रॉब्लम का एक नाम भी है, पीस डिजीज। मतलब इतने सालों तक शांति में रहने की वजह से असली युद्ध का एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब इसे ताइवान वाले सीन में डालो, अगर चाइना हमला करता है तो ये कोई सिंपल ऑपरेशन नहीं होगा, ये होगा समंदर पार करना, वो भी खतरनाक पानी में, हजारों सैनिकों को एक साथ उतारना, सामने से भारी डिफेंस फेस करना, और ये सब एक साथ बिना गलती के। इतिहास में ऐसे ऑपरेशन सबसे मुश्किल माने जाते हैं। थोड़ी सी भी गड़बड़ी और पूरा मिशन फ्लॉप। अब यहां मजेदार लेकिन सच वाली बात, ये ऐसा है जैसे आपने कभी साइकिल नहीं चलाई और सीधे के टीएम बाइक लेकर हाईवे पर निकल जाओ। भाई गिरोगे नहीं तो क्या करोगे? और अगर चाइना यहां फेल हो गया तो सिर्फ मिलिट्री हार नहीं होगी, ये एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन जाएगी। और उससे भी बड़ा,
उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप पर सीधा असर पड़ेगा। अब एक और अंदर की प्रॉब्लम, करप्शन और इंटरनल पॉलिटिक्स। पिछले कुछ सालों में चाइना ने अपनी ही आर्मी के कई टॉप जनरल्स को हटा दिया, जांच शुरू की और पूरा सिस्टम हिला दिया। मतलब ऊपर से सब कुछ स्टेबल दिखता है, लेकिन अंदर काफी उथल पुथल चल रही है। अब सोचो, अगर वॉर के टाइम पर कमांडर ही कंफ्यूज हो जाए या सिस्टम में गड़बड़ी हो तो क्या होगा? भाई, मिसाइल चली थी या सिर्फ फाइल चली थी? यही वजह है कि कोई भी टॉप लीडर, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, तब तक वॉर शुरू नहीं करेगा जब तक उसे अपनी आर्मी पर 100% भरोसा ना हो। और अभी ये भरोसा पूरी तरह क्लियर नहीं है। तो अब पिक्चर और क्लियर हो रही है। डेमोग्राफी रिस्क है, इकोनॉमी रिस्क है, एक्सपीरियंस की कमी है और अंदर से सिस्टम भी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि चाइना वॉर क्यों नहीं करता, बल्कि सवाल बन जाता है, इतने सारे रिस्क के बाद वो वॉर करेगा ही क्यों? सीधी बात, चाइना वॉर से डरता नहीं है, वो वॉर को समझता है और शायद हम सबसे ज्यादा अच्छे से समझता है। देखो, वॉर कोई फिल्म नहीं है जहां हीरो एंट्री लेता है, 2 घंटे में सब खत्म और एंड में जीत। रियल वर्ल्ड में वॉर मतलब अनप्रिडिक्टेबल केओस, ह्यूज लॉसेस और ऐसा रिस्क जो कंट्रोल से बाहर जा सकता है। और चाइना का पूरा सिस्टम, उसकी आबादी, उसकी इकोनॉमी, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन सब चीजों पर टिका हुआ है। अब अगर वो एक गलत स्टेप लेता है तो नुकसान सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होगा, पूरा सिस्टम हिल सकता है। इसलिए चाइना ने एक अलग रास्ता चुना है, बिना लड़े जीतने का रास्ता। ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी सोच है। मतलब सीधे युद्ध में मत कूदो, बल्कि सामने वाले को इतना प्रेशर दो कि वो खुद झुक जाए। और यही हम आज देख भी रहे हैं। ताइवान के पास लगातार मिलिट्री ड्रिल्स, साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से, ये सब क्या है? ये एक तरह का ग्रे जोन गेम है जहां आप वॉर भी नहीं कर रहे लेकिन पूरी ताकत दिखा रहे हो। अब थोड़ा मजेदार तरीके से समझो, ये वैसा है जैसे कोई लड़का हर दिन जिम जाकर फोटो डालता है, बाइसेप्स दिखाता है, लेकिन लड़ाई करने की नौबत ही नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि सामने वाला पहले ही डर जाए। यही चाइना की स्ट्रेटजी है, डर बनाकर रखो लेकिन असली फाइट से बचो। और ऑनेस्टली ये कई बार ज्यादा स्मार्ट मूव होता है, क्योंकि वॉर में जीतने के बाद भी आप हार सकते हो। अगर आपकी इकोनॉमी टूट जाए, लोग नाराज हो जाएं या सिस्टम हिल जाए। इसलिए चाइना का फोकस क्या है? पावर दिखाना, प्रेशर बनाना और धीरे धीरे अपने गोल्स हासिल करना, बिना उस रेड लाइन को क्रॉस किए जहां से वापस आना मुश्किल हो जाए। तो अब जब अगली बार आप न्यूज में सुनो चाइना ने फिर वार्निंग दी, तो तुरंत ये मत सोचो कि वॉर होने वाला है, बल्कि ये समझो ये भी एक गेम का हिस्सा है। और इस गेम में सबसे बड़ा हथियार सिर्फ मिसाइल नहीं है, बल्कि दिमाग, टाइमिंग और पेशेंस है। तो दोस्तों, दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से चलती है। वॉर जीतना आसान नहीं होता, लेकिन बिना लड़े अपने गोल्स हासिल करना वही असली गेम है। चाइना हमें यही सिखाता है कि स्ट्रेटजी, टाइमिंग और पेशेंस कई बार हथियारों से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब आप बताओ, ये स्मार्ट प्ले है या भविष्य का खतरा? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।